Hello everyone, myself धीरज कौशिक, सोशल साइंस टीचर। वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे और डेफिनेटली आप लोग सक्सेस को गेन करेंगे। जो लास्ट वीडियो मैंने आपको भेजी थी उसमें पावर शेयरिंग के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे वो मैंने आपको बताए थे। आज हम लोग जो बात कर रहे हैं वो फेडरलिज्म के बारे में करेंगे। देखिए, अगर हम लेसन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बात करें, जहाँ से हमारा लेसन स्टार्ट होता है फेडरलिज्म, वहाँ उसकी डेफिनेशन और उसके की फीचर्स जो हैं दिए हुए हैं। जनरली अगर हम एग्ज़ाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग बात करें तो सबसे पहले जो क्वेश्चन उसमें बनता है कि भाई इंडिया में जो गवर्नमेंट होती है उसे हम किस नाम से जानते हैं। जनरली इंडिया में हम फेडरल वर्ड को तो यूज़ करते नहीं हैं, हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट है या यूनियन गवर्नमेंट है। इस तरह का क्वेश्चन भी अक्सर जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है पास्ट में भी, और आई होप कि वो इस तरह से हमसे पूछ सकते हैं। ठीक, उसके बाद अगर हम डिफरेंट कैटेगरीज के अकॉर्डिंग देखें तो दो कंसेप्ट हमारे पास आते हैं, कमिंग टुगेदर फेडरेशन और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इनके एग्जाम्पल को आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। जैसे कि कमिंग टुगेदर फेडरेशन में अक्सर जो है यूएसए का जो एग्जाम्पल है वो पूछा जाता है कि भाई कमिंग टुगेदर का आप एक एग्जाम्पल बताइएगा, तो उसमें आप यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, स्विट्जरलैंड है, इन तीनों को बहुत अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में, तो इंडिया और स्पेन का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। जनरली इनके ऊपर मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको जो है क्वेश्चन मिल सकता है। अच्छा, एक जैसे शब्द होता है यूनिटरी टाइप ऑफ गवर्नमेंट। जनरली जो इस तरह की गवर्नमेंट होती है उसमें हम देखते हैं कि जो सारी पावर्स होती हैं या जो सारी अथॉरिटी होती हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रखती है और स्टेट गवर्नमेंट के साथ कुछ भी शेयर नहीं करती है। तो इसमें हम बेल्जियम का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं कि भाई बेल्जियम में पहले यूनिटरी टाइप की गवर्नमेंट थी, देन वो फेडरल टाइप की गवर्नमेंट में जो है कन्वर्ट हो गई थी। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इसमें, डिफरेंट टाइप की जो लिस्ट हैं। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बात करें तीन तरह की जो लिस्ट है उनका जिक्र आपकी बुक में किया गया है। ठीक है, सबसे पहले जैसे यूनियन लिस्ट होती है, देन आफ्टर आपकी स्टेट लिस्ट होती है, देन आफ्टर आपकी कंकरेंट लिस्ट होती है। ठीक है, तो इनमें से भी एक लिस्ट के ऊपर आपको क्वेश्चन वहाँ एमसीक्यू में जो है मिल सकता है। जनरली अगर हम यूनियन लिस्ट की बात करते हैं, बैंकिंग अफेयर्स है, ठीक है ना, करेंसी मैटर होते हैं, डिफेंस का जो एरिया होता है वो सब यूनियन लिस्ट में शामिल किए जाते हैं। अच्छा, अगर हम स्टेट लेवल पे आते हैं तो ट्रेड है, जैसे आपका एग्रीकल्चर है, उनको आप इसमें शामिल कर सकते हैं। ठीक है ना। देन स्टेट के बाद जो कंकरेंट लिस्ट होती है उसमें कॉमन सब्जेक्ट, जैसे हम सबको पता है कि हम कॉमन सब्जेक्ट लेते हैं, लाइक आपका फॉरेस्ट है, एजुकेशन है, तो ये सेंट्रल का भी सब्जेक्ट होता है, हम जानते हैं, और ये स्टेट का भी सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो जनरली अगर मान लीजिए कोई डिस्प्यूट आता भी है तो उसमें सेंट्रल ने जो लॉ बनाया है उसी को आपको जो है अडॉप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो तीन तरह की लिस्ट है अक्सर इनके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई कौन सा सब्जेक्ट कौन सी लिस्ट में शामिल किया जाता है। इसके अलावा एक और पावर जो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, जिसको हम रेजिड्यूशरी पावर के नाम से जानते हैं, यानी कि इन फ्यूचर मान लीजिए कोई भी नई चीज़ जो है आती है, जैसे कंप्यूटर की अगर हम बात करें, भाई किसी ज़माने में इंडिया में किसी ने नहीं सोचा था कि भाई कंप्यूटर भी कोई शब्द आएगा हमारे जीवन में, तो उससे रिलेटेड जो कानून बनाने का राइट होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया जाता है। क्लियर। अच्छा, इसके बाद इस लेसन में तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके बनते हैं। एक तो लिंग्विस्टिक स्टेट बनता है, ठीक है, देन आफ्टर आपकी लैंग्वेज पॉलिसी बनती है और सेंट्रल स्टेट रिलेशन बनता है। लिंग्विस्टिक स्टेट के ऊपर जनरली क्वेश्चन कम पूछा जाता है, लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो भाई आपसे वो इस तरीके से पूछ सकते हैं कि भाई 1947 के बाद जब कंट्री में नई स्टेट को बनाया गया, कुछ पुरानी स्टेट को ख़त्म किया गया, तो उनका बेस क्या था, तो बेस हमारा क्या था, वो लैंग्वेज थी। लैंग्वेज के आधार पर ही हमने जो है डिफरेंट स्टेट को उस ज़माने में डेवलप किया था। हाँ, लैंग्वेज जो पॉलिसी हमारी है इसके ऊपर अक्सर क्वेश्चन आता है। जैसे मान लीजिए वो आपसे पूछ सकते हैं कि भाई बिसाइड हिंदी हाउ मैनी लैंग्वेज आर शेड्यूल्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें बच्चे जो हैं अक्सर गलती करते हैं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा जो है 22 शेड्यूल लैंग्वेज रखी गई है। अब जब उसने आपसे पूछा बिसाइड हिंदी, यानी हिंदी के अलावा और कितनी लैंग्वेज है, तो वहाँ आपको ध्यान रखना है कि 21 है। अक्सर हम क्या करते हैं, जल्दबाजी में क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और फिर उसको भी आप 22 लिख देंगे, लेकिन ये कॉमन क्वेश्चन है जो जनरली एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है ना। या वो हमसे ऐसे पूछ ले कि भाई इंडिया में लगभग अप्रॉक्सीमेटली कितने परसेंट लोग जो हैं हिंदी बोलते हैं, तो 40% लोग जो हैं हिंदी बोलते हैं। या इस तरीके से पूछ लें कि भाई हमारे यहाँ जो है स्टेट लेवल पे किस तरीके से लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है, तो वन तो होती है आपकी एक लोकल लैंग्वेज। मान लीजिए हम उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं तो हिंदी को आप यूज़ कर लीजिए, और उसके साथ जो दूसरी जो लैंग्वेज होगी ऑल्टरनेट के तौर पर वो आपकी इंग्लिश को जो है यूज़ किया जाता है। तो जनरली लैंग्वेज के ऊपर वो क्वेश्चन पूछते ही है। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट का आप कोई भी कंपटीशन जो है देने जाते हैं, तो जो भी 22 शेड्यूल लैंग्वेज हैं उसमें जिसमें भी आप क्वेश्चन पेपर मांगेंगे उसमें वो आपको क्वेश्चन पेपर भी देते हैं। क्लियर।
देन आफ्टर अगर हम बात करते हैं सेंट्रल स्टेट रिलेशन की, तो एक जो शब्द हम लोग बहुत यूज़ करते हैं गठबंधन सरकार या खिचड़ी सरकार जिसको आप कह सकते हैं, कोएलिशन जो गवर्नमेंट होती है, ठीक है, कि भाई 1990 के बाद किस तरीके से जो है इंडिया में इस तरह की गवर्नमेंट के ऊपर काम किया गया। इस लेसन में आप ध्यान रखना, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पिक्चर इसमें दी हुई हैं, ठीक है ना। एक में जैसे इंदिरा गांधी जी को दिखाया गया है कि जो डिफरेंट चीफ मिनिस्टर हैं उनसे पावर की डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। उसी के नीचे जो पिक्चर बनी हुई है उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी बैठे हुए हैं और कोएलिशन गवर्नमेंट का कंसेप्ट वहाँ पे दिखाया गया है। ये दोनों ही पिक्चर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जो पहली पिक्चर है वो इस चीज़ को इंडिकेट करती है कि किस तरीके से जो है सत्ता की भीख या पावर की जो भीख है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो है मांगी जा रही है, यानी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो बिल्कुल हेल्पलेस है एक तरीके से, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस लेसन में आता है, दैट इज द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर पे अगर हम बात करें तो आपसे पूछ सकते हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कब किया गया था ताकि लोकल गवर्नमेंट को हम प्रॉपर अप्लाई कर सके। तो 1992 में जो है ये स्टेप लिया गया था, ठीक। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो 3 टियर सिस्टम हम लोग यूज़ करते हैं भाई, सबसे पहले जैसे आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, देन आफ्टर स्टेट गवर्नमेंट होती है, देन आफ्टर आपकी लोकल गवर्नमेंट होती है। तो अगर फेडरल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग देखें तो पहले हमारे यहाँ 2 टियर सिस्टम अप्लाई होता था, अब हम उसमें 3 टियर सिस्टम को अप्लाई कर रहे हैं, ठीक। अगर इस सिस्टम की भी बात करें तो जो लोएस्ट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट होता है, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि भाई गांव में पंच होते हैं, एक हेड पंच होता है, दैट इज सरपंच जिसको आप कह सकते हैं, ठीक है ना। वहीं पे हम जो है ग्राम सभा का डेवलपमेंट करते हैं, फिर हम क्या करते हैं बहुत सारी ग्राम सभाओं को मर्ज कर देंगे, ठीक है, तो वो बन जाएगा आपका ब्लॉक। तो जैसे ब्लॉक के ऊपर ही आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि भाई ब्लॉक के लिए दूसरा नाम हम लोग क्या यूज़ करते हैं, तो मंडल हम उसके लिए जो है यूज़ करते हैं। फिर हम बहुत सारे ब्लॉक को मर्ज कर देंगे तो हम क्या बना देंगे, आपकी जिला परिषद या जिला पंचायत है, ठीक है ना। जैसे एक क्वेश्चन बहुत कॉमन पूछा जाता है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में गवर्नमेंट होती है यानी जो रूरल गवर्नमेंट होती है उसे हम किस नाम से जानते हैं, ये बहुत कॉमन टॉपिक और अक्सर पूछा भी जाता है। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, पंचायती राज सिस्टम के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज होती हैं उसमें महिलाओं को कितने % का जो है रिजर्वेशन दिया गया है, तो 33% जो सीट्स हैं वो महिलाओं के लिए जो है रिजर्व की गई हैं, ठीक है। या नगर पालिका और नगर निगम के ब्याह पे कि भाई जो छोटे शहर हैं, मान लीजिए उसमें आप नगर पालिका के कंसेप्ट पे काम करते हैं, जो बड़े शहर होते हैं वहाँ महानगर निगम होते हैं, तो इसमें भी आपसे पूछ सकते हैं कि भाई जैसे जो बड़े बड़े शहर होते हैं जहाँ पे निगम का कंसेप्ट होता है यानी कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो कंसेप्ट होता है, तो जिसमें हेड ऑफ द अथॉरिटी होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम मेयर के नाम से जानते हैं, जबकि नगर पालिका में हम चेयरमैन शब्द को जो है अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो आप इसी तरीके से इन सारे टॉपिक को तैयार कीजिएगा। अच्छा, जैसे वो पूरे लेसन की अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो जैसे हम सब जानते हैं कि लगभग भाई 36 लाख रिप्रेजेंटेटिव यानी जैसे वार्ड मेंबर होते हैं आपके, तो ऐसे 36 लाख रिप्रेजेंटेटिव हमारे पास मौजूद हैं। और कुछ कंट्रीज़ तो वर्ल्ड के ऐसे हैं जिनकी टोटल पॉपुलेशन भी 36 लाख नहीं है। तो ओवरऑल अगर सारे टॉपिक्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर हम देखें तो वैसे तो सारी चीज़ें देखें मैं आपको बताऊँ इंपॉर्टेंट है, जो डिफरेंट टाइप की लिस्ट हैं आप उन्हें अच्छे से जो है स्टडी करें, ठीक है। उसके बाद जो कमिंग टुगेदर फेडरेशन है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, उसको देखें, उसके सारे जो एग्जाम्पल है वो अच्छे से लिख के देखें, उनको आप याद कर लीजिएगा, ठीक। देन आफ्टर जो है आपका सेंट्रल स्टेट रिलेशन को बहुत अच्छे से आप पढ़ें, लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ इंडियन गवर्नमेंट को बहुत अच्छे से पढ़ें, ठीक है ना। और लास्ट में जो टॉपिक आता है आपका डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर यानी सत्ता का विकेंद्रीकरण, बेसिकली हम इसको कहते हैं कि कैसे जो है पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है स्टेट और लोकल अथॉरिटी के बीच में डिवाइड कर देती है। आई होप आपको सारे पॉइंट बिल्कुल क्लियर होंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिएगा, डेफिनेटली आपकी तैयारी बहुत बढ़िया होगी। आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा इनको शेयर कीजिएगा और अगर आप में से किसी ने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी आपका फ्रेंड सर्किल है, देखिए अब गिनती के दिन हमारे पास बचे हैं, तो आप जो है बहुत अच्छे से स्टडी करें, डेफिनेटली गेन करेंगे आप, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपको भेजूंगा नेशनलिज्म यूरोप के बारे में भेजूंगा, जितने भी हमारे की पॉइंट हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनके बारे में हम आपसे जो है उसमें बात करेंगे। ओके, थैंक यू।